हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन, उष्मागतिक रूप पढ़ा था हमने। उसके अंदर हमने केबी की वैल्यू निकालना सीखी थी कि किसी भी सॉल्वेंट के लिए अगर आपको केबी निकालना है तो आपको किस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा या किस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक का प्रायोगिक मापन करेंगे। प्रायोगिक रूप से क्वथनांक को ज्ञात करेंगे। इसकी हमारे सिलेबस में एक विधि है भाई, ये विधि दी थी लैंड्सबर्गर नाम के किसी वैज्ञानिक ने दी थी। तो नाम भी क्या लिख दिया गया, लैंड्सबर्गर मेथड। बिल्कुल खाने वाला बर्गर नहीं है भैया, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। तो उसने अपने नाम पर इस विधि का नाम रखा है। पड़ोसी के नाम पर तो रखेगा नहीं, अपने नाम पर ही रखेगा। अब देखो इसका जो प्रैक्टिकल अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है। ध्यान से देखते रहना, बोर्ड पर बड़े ध्यान से देखते रहना आप लोग, ठीक है ना। यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एक स्टैंड लगा दिया। ये यहां तक आएगा भाई स्टैंड, बढ़िया तभी लगेगा। ये क्या लगा दिया, एक स्टैंड लगा दिया, इसको इस पर टिका दिया। बिल्कुल टिकाना पड़ेगा ऐसे ही हमें। हवा में तो ये बीकर लटका नहीं होगा, ठीक है ना। इधर इधर लगा दिया, यहां पर लगा दिया हमने एक पाइप, और यहां पर इसको, इसके मुंह को हमने कॉटन से या किसी से बंद कर दिया। इसमें क्या भरा हुआ है भाई, इसमें भरा हुआ है सोलवेंट, मतलब क्या भरा हुआ है इसके अंदर, विलायक भरा हुआ है। इसको गर्म करने के नीचे की तरफ क्या लगा दिया हमने, एक बर्नर लगा दिया, बर्नर। अब इधर का अरेंजमेंट कैसा है देखो, ठीक है ना भाई। सही है, सही है, ठीक। देखते जाओ बस, कैसा डायग्राम बना, मस्त डायग्राम बनेगा एकदम। ठीक, यहाँ पर क्या लगा रखा हमने, एक थर्मामीटर लगा रखा भाई। टेम्परेचर हम चेक करेंगे तो किसके किससे चेक करेंगे भाई, थर्मामीटर से चेक करेंगे हम। ये हो गया थर्मामीटर। इसमें क्या चलेगी भाई, रीडिंग होगी इसके अंदर, ठीक। ऐसे करके चार क्या चलेगी, रीडिंग चलेगी, रीडिंग। ऐसे करके पूरा बना लेना भाई, ठीक हो गया। यहां से भरने का एक रास्ता भी होना चाहिए। ये लो भाई रास्ता हो गया। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं नाम को, आपने लिख लिया होगा नाम, क्योंकि मुझे इस जगह की जरूरत पड़ेगी। इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ाया, अरे यार,
ठीक, ये कहाँ जाएगी भाई, इसके अंदर। अरे यार, ठीक है, ये इसके अंदर चली गई। यहां पर एक क्या लगा दिया हमने, इस तरह से एक पोरस प्लग लगा दिया, जिससे ये बाहर निकल जाएगी। अब देखो करना क्या है, सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने सोलवेंट भरा है, कोई अनादर सोलवेंट भरा है जिसको गर्म करना है। इसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। वो वेपर यहाँ से चल 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 के जाएगी 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 जाएगी। यहाँ पर पहले आपको डालना है किसको, सोलवेंट को डालना है। सोलवेंट को गर्म करना है इस विलायक की वाष्प की सहायता से। आई बात समझ में भाई, हमें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा टीबी निकालना है। तो हमें T1 भी चाहिए और साथ में टीबी भी चाहिए। T1 किसका होता है, सॉल्यूशन का। टीबी किसका होता है, सोलवेंट का। तो हमें दोनों कैलकुलेट करने। मैंने पहले क्या भर दिया, सोलवेंट भरा, विलायक भरा। इस विलायक को गर्म करना है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मुझे इसको वाष्प में कन्वर्ट करना है। तो मैंने डायरेक्ट गर्म ना करके किसका सहारा लिया, सोलवेंट की वेपर का सहारा लिया, किसी अनादर सोलवेंट की वेपर का सहारा लिया। इस वेपर की सहायता से मैं इस विलायक को गर्म करूंगा और किसमें चेंज करूंगा, वेपर में चेंज करूंगा, वाष्प में बदलूंगा। किसी न किसी ताप पर ये वेपर में चेंज हुआ, वाष्प में बदलेगा। माना कि वो टेम्परेचर कितना हो, टीबी हो, सोलवेंट के तो टीबी होता है। अब मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया, सोल्यूट मिला दिया, विलय मिला दिया, तो विलियन बनेगा। मतलब इसके अंदर क्या भरना है, अब विलियन को भरना है। विलियन को भरने के बाद आप उसको भी गर्म करोगे। यहां से गर्म करके क्या ज्ञात कर लो, बीपी ज्ञात कर लो, क्वथनांक ज्ञात कर लो। माना कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो, T1 हो। T1 में से टीबी को माइनस कर दोगे तो डेल्टा टीबी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात विलय का मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, डेल्टा टीबी तो हमें पता लगी गया। बताओ m बराबर क्या होता है, ये केबी डब्ल्यू 1000, यहां से डेल्टा टीबी और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। बोलो होगा कि नहीं होगा। केबी तो हमें पता होगा इसे सोलवेंट का, कितनी मात्रा हमने डाली है वो भी हमें पता होगी। डेल्टा टीबी यहां से पता लग गया। डब्ल्यू सोलवेंट हमने कितना लिया है, कितनी अमाउंट ली है वो हमें पता होगी। सही, तो बताओ स्मॉल एम आने से मना करेगा क्या, नहीं करेगा। तो पहले इस मेथड से हम डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर डेल्टा टीबी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दोगे आप, तो किसी भी अज्ञात विलय का मोलर मास भी कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर वेट भी या मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात किया जा सकता है इस विधि की सहायता से। फटाफट से डायग्राम बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी डायग्राम बनाओ फटाफट से। बना लिया होगा आप लोगों ने डायग्राम, लिखो भाई, लिखो। इस विधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम विलायक को किसी अन्य विलायक की वाष्प के द्वारा गर्म किया जाता है। विलायक को किसी अन्य विलायक की वाष्प के द्वारा गर्म किया जाता है। किसी अन्य विलायक की वाष्प के द्वारा गर्म किया जाता है। उसके पश्चात विलियन को किसी अन्य
विलायक की वाष्प के द्वारा गर्म किया जाता है। विलयन को किसी अन्य विलायक की वाष्प के द्वारा गर्म किया जाता है। वाष्प के द्वारा गर्म किया जाता है तथा दोनों का क्वथनांक ज्ञात कर लिया जाता है। दोनों का क्वथनांक ज्ञात कर लिया जाता है। इनके क्वथनांक की सहायता से क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी ज्ञात कर लिया जाता है। डेल्टा टीबी ज्ञात कर लिया जाता है। अगली लाइन से लिखो, डेल्टा टीबी की सहायता से अज्ञात विलय का मोलर द्रव्यमान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। डेल्टा टीबी की सहायता से अज्ञात विलय का मोलर द्रव्यमान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। फॉर्मूला लिख लो भाई, आप लोग लिखो। डायग्राम बना लिया सबने? लिखो, इन दिस मेथड initially solvent is heated by vapor of another solvent. Solvent is heated by vapor of another solvent. After solution is heated by vapor of another solvent, and boiling points of both can be calculated. Boiling points of both can be calculated. Boiling points of both can be calculated. By boiling points, elevation in boiling point can be calculated. Elevation in boiling point can be calculated. Elevation in boiling point can be calculated. नेक्स्ट आंसर लिखो, बाय डेल्टा टीबी molar mass of unknown solvent can be calculated. Molar mass of unknown solvent can be calculated. डायग्राम बन गया होगा आप लोगों का, लिखवाई दिया मैंने तो डायग्राम तो बन ही गया होगा। इसी के साथ लैंड्सबर्गर की मेथड खत्म। हमने एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कर लिया भाई, इसका क्वथनांक का। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट पर, हिमांक पर आगे बढ़ेंगे। अब यहां से हमारा बीपी खत्म, अब इसकी बात करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, हिमांक की बात करेंगे। तो अगला ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म होगी, अगली वाली लिखो भाई,
हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। टॉपिक लिखो फटाफट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे क्वथनांक को स्टार्ट किया था तो पहले क्या देखी थी हमने, डेफिनेशन लिखी थी क्वथनांक बिंदु की। जैसा क्वथनांक में हुआ था, डिक्टो किसमें होता है, इसमें होता है, थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है भाई, देखो अगर क्वथनांक बिंदु की हम डेफिनेशन की बात करते थे, मैंने बताई थी आप लोगों को, मैंने क्या बताई थी कि बॉइलिंग पॉइंट में हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं वेपर के अंदर। तो हमने बोला था कि लिक्विड का वेपर प्रेशर उस वाष्प अवस्था के दाब के बराबर हो, लिक्विड का प्रेशर उस वाष्प अवस्था के दाब के बराबर हो, लिक्विड का प्रेशर उस वेपर के प्रेशर के बराबर हो। जिस भी टेम्परेचर पर दोनों बराबर हो जाएंगे उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु। यहां भी सेम टू सेम है। हिमांक में करते क्या है भाई, सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर। तो सेम टू सेम वही चीज है कि सॉलिड का प्रेशर उस लिक्विड के प्रेशर के बराबर होना चाहिए। जिस ताप पर या जिस टेम्परेचर पर उस ठोस का, उस सॉलिड का प्रेशर उस लिक्विड के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठोस का दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, उस ताप को कहोगे आप हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। आई बात समझ में, यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर बराबर करना है सॉलिड के, जिस टेम्परेचर पर बराबर होगा उसको कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक। अब देखो इसमें कमी होती, टॉपिक से समझ में आ गया होगा आपको, कमी हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। देखो भाई, माना कि विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो, TF, और विलियन का कितना हो, T1 हो, तो हमें वापस से क्या निकालना है, अवनमन निकालना है, मतलब डेल्टा TF निकालना है। अब देखो स्टार्टिंग वाली कंडीशन पर चलते हैं। विलायक जो होता है उसका वाष्प दाब P0 हो, अगर विलियन बनाया मैंने तो उसका वाष्प दाब वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, PS। हमेशा P0 ज्यादा होगा PS के कंपेयर में। इसको ऐसे समझो, ये P0 कहीं यहाँ पर होगा और PS मुझे कहीं यहाँ पर मिलेगा। ये दोनों किस फॉर्म में, ये भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है। सॉलिड होगा, ठोस होगा, उसका वाष्प दाब तो कुछ मुझे कम ही मिलेगा, कम मिलेगा मतलब उस सॉलिड का मैंने कितना कर लिया, इतना कर लिया, माना कि उसका वेपर प्रेशर कुछ इतना है। अब देखो मुझे ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, और एक बार इसे सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में। यहाँ पर लिक्विड में बात किसकी हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है। यहाँ पर लिक्विड में बात किसकी हो रही है भाई, सॉल्वेंट की बात हो रही है। तो देखो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, बताओ पहले कौन आएगा, सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, उसके बाद में कौन आएगा, सॉल्वेंट आएगा। तो यहाँ पर गैप कम है, गैप कम है तो टेम्परेचर भी मुझे कम ही बढ़ाना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है, मैंने बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे समझाया था आप लोगों को। तो देखो पहले सॉल्यूशन आ जाएगा तो इसके लिए मुझे कम टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत पड़ी, मतलब ऐसे कह सकता हूं कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर पहले आएगा, उसके बाद में किसका टेम्परेचर आएगा, सॉल्वेंट का टेम्परेचर आएगा। इसका जो भी टेम्परेचर था उसको मैंने T1 माना था, इसका जो भी टेम्परेचर था उसको TF माना था। तो बताओ T1 पहले आया, TF बाद में आया, तो बड़ी वैल्यू कौन होगी, TF बड़ा होगा ऑलवेज किससे, T1 से। सोलवेंट का ज्यादा, सोल्यूट का कम, मतलब सोलवेंट में जैसे ही सोल्यूट मिलाया, विलियन बनाया, तो उसके हिमांक में अवनमन हो गया, हिमांक में डिप्रेशन हो गया, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर भी डिप्रेस हो जाता है, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात आप लोगों को मैंने विजुअलाइज करवा दी यहाँ से कि सोलवेंट का यहाँ है, सॉल्यूशन का यहाँ है। सॉलिड का यहाँ कहीं होगा, नीचे होगा, उसका बढ़ाना है तो पहले ब्रेक किसका आएगा भाई, सोलवेंट आएगा, मतलब इसका टेम्परेचर पहले मिल जाएगा, माना कि T1, फिर मैंने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, अब उसके बाद किसका मिलेगा,
सोलवेंट का मिलेगा। ये पहले आया, ये बाद में आया, तो सीधी बात है T1 कम होगा, TF ज्यादा होगा, T1 लेस देन TF। तो ये ताप कम हो गया, TF था इतना, T1 इतना। देखो सॉल्यूशन का कम हो गया, कमी हो गई, मतलब हिमांक में क्या हो गया, अवनमन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर मुझे डेल्टा TF निकालना है तो क्या करते हैं, बिगर माइनस स्मॉलर। बिगर कौन सी वैल्यू है भाई, TF, TF में से माइनस करना पड़ेगा T1 को। डेल्टा TB में उल्टा हुआ था, उन्नयन हुआ था, वहां पर T1 ज्यादा था, किसके कंपेयर में, TB के कंपेयर में। तो वापस बिगर माइनस स्मॉलर, मतलब T1 में से किसको माइनस करते थे, TB को। सॉल्यूशन में से सोलवेंट, यहां पर उल्टा है, सोलवेंट में से किसको, सॉल्यूशन को। विलायक में से विलियन को माइनस करना है। बोलो डेल्टा TF आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो फटाफट से डेफिनेशन लिखो। वह ताप जिस पर ठोस का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर होता है, हिमांक कहलाता है। अगली लाइन से लिखो, यदि विलायक तथा विलयन का हिमांक क्रमशः TF, T1 हो, तो हिमांक में अवनमन डेल्टा TF हो गया भाई, लिख लो, आप लोग भी लिखो। The temperature at which vapor pressure of solid is equal to vapor pressure of liquid is called freezing point. अगली लाइन से लिखो, सपोज freezing points of solvent and solution are TF and T1, then depression in freezing point, तो लो फटाफट से। अगली लाइन से लिखो, जब किसी विलायक में विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे विलयन के हिमांक में अवनमन हो जाता है, क्योंकि निम्न ताप पर ही विलयन का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, आप लोग भी लिख लो। when solute is mixed in solvent, then
vapor pressure of solution, vapor pressure of solution decreases, vapor pressure of solution decreases. So freezing point of solution also decreases, freezing point of solution is also decreases. Also decreases. Because at lower temperature, vapor pressure of solution, at lower temperature vapor pressure of solution becomes equal to vapor pressure of its solid form, vapor pressure of its solid form. ठीक है भाई, ये हो गया हमारा हिमांक में अनुमान। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। वापस किस किस के बीच में ग्राफ खींचेंगे हम? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचेंगे भाई हम। तीन तरह की क्वांटिटीज लेंगे, एक तो सोलवेंट और दो क्या लेंगे? सॉल्यूशन लेंगे भाई। तो इसके लिए ग्राफ जब P में और T में ग्राफ खींचा जाता है, सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन 1 के लिए, सॉल्यूशन 2 के लिए, तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है भाई। इस तरह का ग्राफ आता है, जिसमें से अब मैं मिटा दूं, ये टॉपिक मिटा रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे इस जगह की रिक्वायरमेंट है। ये तो क्या हो गया भाई, ये जो ग्राफ है वह किसके लिए होगा? सॉल्वेंट के लिए। ये जो ग्राफ है वो सॉल्यूशन 1 के लिए, और ये जो ग्राफ है वो सॉल्यूशन 2 के लिए ग्राफ होगा। ठीक है भाई। इधर की तरफ जो वेपर प्रेशर निकल के आएगा वो किसका होगा? सॉल्वेंट का। कितना मानते हैं हम? P0 मानते हैं। ये किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन 1 का। ये किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन 2। ये जो T आएगा और सॉल्यूशन 2 का, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा सॉल्यूशन 1 T1, और ये वाला जो हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा? सॉल्वेंट के लिए। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? TF से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सॉल्वेंट और दोनों सॉल्यूशन के लिए ग्राफ हमने इस प्रकार से खींचा। आई बात समझ में? वापस से क्या बोलेंगे? अगर सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूट हो, अत्यंत तनु विलियन हो, अत्यंत तनु विलियन, तो ये जो ग्राफ है ये बिहेव करते हैं स्ट्रेट लाइन की तरह, सरल रेखाओं की तरह बिहेव करते हैं। तो इस कंडीशन में दो तरह के ट्राइंगल मिलेंगे हमें। कौन कौन से? पहले इनकी नंबरिंग कर दो भाई। ये हो जाएगा A, B, C, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? D, E, और ये हो गया F। आ गई बात समझ में? तो मैं जब हम हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करेंगे, अत्यंत तनु विलियनों की बात करेंगे, तो हमें दो प्रकार के ट्राइंगल मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो ट्राइंगल ABF, ABF, और ट्राइंगल कौन सा मिला हमें? ACE, ACE। देखते रहो बोर्ड पे, ABF और ACE, इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे। ये दोनों ट्राइंगल देखोगे आप तो कैसे लगेंगे भाई? आपको एक दूसरे के सिमिलर लगेंगे। कैसे ट्राइंगल होंगे? ये समरूप त्रिभुज होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। वापस से थ्योरम लगाएंगे हम सिमिलर ट्राइंगल की, जो कि हमने कहां पर लगाई थी? बीपी में लगाई थी। वही थ्योरम लगाएंगे। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल। लगाओ भाई। पहले मैंने कर दिया AF कर दिया मैंने,
ये हो जाएगा ए एफ कर दिया, ए एफ अपॉन क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा, या इसको इससे कर दो, कुछ भी कर दो, ये एफ एफ और फिर क्या हो जाएगा ए ई इज इक्वल किस किस के इक्वल हो जाएगा भाई, ये ध्यान से देखो, ये बी एफ इसकी कितनी हो जाएगी बी एफ और इसके लिए कितना हो जाएगा सीई। देखो पहले इसका छोटे वाले का पहले लिखा था तो पहले बी एफ, इसके बाद में क्या हो जाएगा सी ई हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो। ए एफ की वैल्यू कितनी है पी नॉट माइनस पी वन, ए ई की वैल्यू कितनी है पी नॉट माइनस पी टू, इधर की तरफ बी एफ की वैल्यू कितनी है टी एफ माइनस टी वन, सीई की वैल्यू कितनी है टी एफ माइनस टी टू। हुआ कि नहीं हुआ, सोल्व कर दो भाई, ये हो जाएगा डेल्टा पी वन, ये हो जाएगा डेल्टा पी टू, डेल्टा पी आएगा 1 है तो 1 कर दिया, 2 है तो 2 कर दिया, इसको देखो भाई ये डेल्टा टी एफ होगा, सॉरी डेल्टा टी एफ होगा, 1 का है तो इसको 1 कर दिया, और ऐसे कैसे क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ 2 हो जाएगा। यहां से क्लियरली देखा जा सकता है 1 के सामने 1 है, 2 के सामने 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा टी एफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी के। मैंने उल्टा कर दिया इसको, उल्टा 1 के सामने 1 है, 2 के सामने 2 है, बोला जा सकता है कि डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 1 आ गई। देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने किसके लिए किया था बीपी के लिए किया था, बस यहाँ पर एफ आ गया, वहां पर क्या आता था बी आता था, मतलब वही डेरिवेशन रिपीट करना है, वहां पर जहां जहां बी आ रहा था इस मतलब सब स्क्रिप्ट में जहां जहां बी आ रहा था उसको रिप्लेस करके क्या कर देना है हमें एफ कर देना है, तो वही जो पूरा डेरिवेशन है ना वो किसका डेरिवेशन हो जाएगा इस हिमांक का डेरिवेशन हो जाएगा यहाँ के बाद में। आ गई बात समझ में, तो डेल्टा टी एफ को हमने बता दिया ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद तो हम जानते हैं क्या फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम क्या कहता है भाई, राउल्ट के नियम से बोलो क्या कहता है राउल्ट का नियम कि डेल्टा पी अपॉन सेम टू सेम देख लो भाई ध्यान से, एन अपॉन क्या होता है कैपिटल एन होता है, वैल्यूज पुट कर दो, एन बराबर क्या होता है ये स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एम, ऐसे कैसे कैपिटल एन बराबर क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम होता है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा पी इज इक्वल टू इस पी नोट को इधर भेजा मैंने, ये हो जाएगा पी नोट और ये स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम, इधर की तरफ कैपिटल डब्ल्यू और ये क्या हो जाएगा कैपिटल एम हो जाएगा। मैंने रिवर्स कर दिया, इसको पलट दिया, इक्वेशन नंबर कितनी बन गई भाई 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉरी, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा भाई, ये तो था डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके पी नॉट और ये डब्ल्यू स्मॉल एम और ये कैपिटल एम और ये क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। प्रोपोर्शनल को रिमूव करोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, माना कि वो कांस्टेंट क्या आया के आ गया, के एक क्या आ गया कांस्टेंट स्मॉल के बोल दो इसको, इसके साथ मैंने क्या कर लिया ये पी नोट और जो एम है उसको भी मैंने इसी के साथ कर लिया, पहले वाले की तरह मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बदल दिया भाई इसका और कुछ भी नहीं किया मैंने, जो ये तीनों क्वांटिटीज आई है ना इसको मैंने कैपिटल के बोल दिया, यहाँ पर कैपिटल के क्या है भाई ये कैपिटल के हैं, ये किस किस के इक्वल है के जीरो पी नोट और इस एम के इक्वल है, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये के और ये डब्ल्यू अपॉन एम और ये क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू,
आई बात समझ में? तो यहाँ से टीएफ आ गया कि नहीं आ गया? हम अगर इस के का फॉर्मूला निकाले, मतलब के की डेफिनेशन निकालें, तो कैसे निकल जाएगी भाई? वही डब्ल्यू एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन एम होता है। देखो यहाँ तो मैंने सोल्यूट को कितना कर लिया? 1 मोल कर लिया। ऐसा कैसे? डब्ल्यू को भी कितना कर लो? 1 ग्राम कर लो। जब ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टीएफ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा। और इस के को क्या कहा जाता है? वहां पर क्या कहते थे? उन्नयन स्थिरांक कहते थे। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? डिप्रेशन कांस्टेंट नाम हो जाएगा इसका। आई बात समझ में? इसके को क्या कहोगे आप? डिप्रेशन कांस्टेंट बोलोगे इसको। चलो भाई लिखो, अगली लाइन से लिखो। विलायक विलियन 1, विलायक विलियन 1 विलियन 2 के लिए वाष्प दाब तथा ताप में ग्राफ निम्न अनुसार प्राप्त होता है। ग्राफ निम्न अनुसार प्राप्त होता है। जल्दी से ग्राफ बनाओ भाई, जल्दी बनाओ ग्राफ, यहां तक बना लो जल्दी से। पॉज करके बना लेना भाई वीडियो। आप लोग लिखो, फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड फॉर, following graph is obtained for solvent solution 1 and solution 2, solvent solution 1 and solution 2। लिखो इसके नीचे, उपरोक्त ग्राफ में TF T1 T2 TF T1 T2 क्रमशः विलायक विलियन 1 तथा विलियन 2 के वाष्प के हिमांक है। TF T1 T2 क्रमशः विलायक विलियन 1 विलियन 2 के हिमांक है तथा P0 P1 P2 विलायक विलियन 1 तथा विलियन 2 के वाष्प दाब है। विलायक विलियन 1 तथा विलियन 2 के वाष्प दाब है। अत्यंत तनु विलियन के लिए, अत्यंत तनु विलियन के लिए उपरोक्त वक्र सरल रेखाओं की भांति व्यवहार करते हैं। सरल रेखाओं की भांति व्यवहार करते हैं। तब समरूप त्रिभुज, तब समरूप त्रिभुज ट्रायंगल ABF तथा ट्रायंगल ACE में कर लो। यहां से पूरा कहां तक करना है भाई आपको? इक्वेशन नंबर 1 तक करना है ओनली। आप लोग लिखो, इन अबव ग्राफ TF T1 T2 are freezing points of solvent solution 1 solution 2, freezing points of solution 1, freezing points of solvent solution 1 solution 2 and P0 P1 P2 are vapor pressures of solvent solution 1 solution 2, vapor pressures of solvent solution 1 solution 2।
for highly dilute solutions, for highly dilute solutions, for highly dilute solutions, above curve, above curve, above curve behaves, above curve behaves as straight line, behaves as straight line, behaves as straight line. Then in similar triangles, then in similar triangles, triangle ABF and triangle SE. कर लो कंप्लीट इक्वेशन नंबर 1 तक फटाफट, आप लोगों ने कर लिया होगा। अतः स्पष्ट है कि हिमांक अवनमन वाष्प दाब अवनमन के, हिमांक अवनमन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है, वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कर लो कंप्लीट, यहां से लेकर के पूरा यहां तक। ये स्मॉल की क्या है भाई, कांस्टेंट है, वहां भी कांस्टेंट ही बोला था, यहां भी कांस्टेंट ही। ये क्या है, अवनमन स्थिरांक डिप्रेशन कांस्टेंट लिख लेंगे हम। आप लोगों ने कर लिया यहां तक, लिखो भाई इसके नीचे। इट्स क्लियर depression in freezing point, it's clear depression in freezing point is directly proportional to lowering in vapor pressure। आप लोग भी कंप्लीट कर लो भाई, यहां तक कर लो। अभी डेरिवेशन बहुत लंबा है, आज खत्म नहीं होगा, ठीक है भाई। इसको कल कंटिन्यू करते हैं, कल खत्म कर देंगे भाई इसको, इमाम को। इसमें जो भी दिक्कत हो भाई मुझे कमेंट करके बताना, बाकी कल मिलते हैं, ठीक।